हम लोग अभी कर रहे हैं। मैंने आपको ये बताया था दो ब्रेक है, मतलब दिस इज रिलेटेड टू चार्ज। जब चार्ज अपनी जगह पे खड़ा होगा तो एक जगह पे जैसे स्टैटिक है, अगर स्टैटिक है अपनी जगह पे, उसे हम लोग कहते हैं, उसे स्टैटिक चार्ज कहते हैं। बेसिकली स्टैटिक है, ठीक है। स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज का मतलब जो अपनी चार्ज जो है वो स्थिर रहता है। देखो चार्ज हमारे पास क्या होता है, दो तरह के होते हैं, आप सब लोग जानते हैं, सबने पढ़ा होगा। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा क्या होता है, आप लोग थोड़ा जवाब भी, नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, देखो अगर हम फंडामेंटल, अगर आपसे कोई कहे ना इनमें से कौन सा फंडामेंटल चार्ज है, तो फंडामेंटल पॉजिटिव चार्ज कौन से हैं, फंडामेंटल पॉजिटिव चार्ज, और फंडामेंटल नेगेटिव चार्ज। तो कोई बताएगा फंडामेंटल नेगेटिव चार्ज किससे होगा? इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो फंडामेंटली नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो फंडामेंटली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये मैंने पहले ही बताया था एक बार। तो फंडामेंटल चार्ज नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन पे होगा, और फंडामेंटल पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के ऊपर होगा। लेकिन ये ध्यान रखना, प्रोटॉन कहाँ पे रहता है, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन होते हैं। किसी भी एटम का एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है। और उस चारों तरफ जो सा है, ये पुराना मॉडल है, आज की डेट में इस मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। उसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ जो सा है अलग अलग ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। जो ये बताया जाता है, आज की डेट में क्या मॉडल है, ये भी ध्यान रख लेना। आज की डेट में मॉडल है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्योंकि इट इज मूविंग वेरी फास्ट, ठीक है, बिटवीन द टू वॉल्स, दो वॉल्स के ऊपर, जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस माइनस इंफिनिटी to लेकर ये प्लस इंफिनिटी तक रहता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है ये आसानी से इन वॉल्स से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो मतलब आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके रूप में रहता है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में रहता है। ओल्ड थ्योरी के हिसाब से क्या था कि न्यूक्लियस होता है एक सेंटर में, और उसके तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं, और सारे इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट की चारों तरफ गोल गोल चक्कर काटते हैं। ये जो थ्योरी दी थी, किसे दी थी, कि सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं, ये बोहर्स थ्योरी है। लेकिन अब ये थ्योरी मान्य नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब इसमें बहुत सारे जो है वो चेंजेस आए, लेकिन बोहर थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काटते हैं, और जो इनका मोमेंटम होता है वो क्या रहता है, वो कंजर्व होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके रूप में एग्जिस्ट करते हैं, दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में रहते हैं। ये आप एक बार ध्यान रखना। तो बोहर थ्योरी के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों तरफ चक्कर काटते हैं, ये ध्यान रखना है। ये पुराना मॉडल है। लेकिन अब आपसे पूछा है कि इनमें से आज की डेट में कौन सा मान्य है, कौन सा एक्सेप्टेबल है, वो ये है कि इलेक्ट्रॉन बिटवीन द वॉल्स कीप ऑन मूविंग लाइक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ये आपको कंसेप्ट समझना है। अच्छा, अब किसी भी एक क्वेश्चन के ऊपर किसी भी इलेक्ट्रॉन की वो निकालने के लिए, मतलब प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, या तो हम इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकाल सकते हैं या इसका मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो इसकी पोजीशन या मोमेंटम में से कोई एक चीज को ही हम फाइंड कर सकते हैं। और इसके बारे में जो थ्योरी थी इसको कहता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी थ्योरी। क्या कहते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। इसको भी ध्यान रख लेना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस के अंदर मूव करते हुए प्रोटॉन की पोजीशन को पता करने का पोजीशन, आप उसकी या तो पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं या मोमेंटम को पता कर सकते हैं। दोनों चीजें एक साथ भी पता की जा सकती है। इसको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। अभी यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लो, ये क्वेश्चन पक्का पूछा जा सकता है आपसे, मतलब बहुत डीप में नहीं जाएगा। तो अच्छा आपसे ये पूछेगा कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि कभी भी किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह जो हैं, जो अपने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में रह रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन जो हैं जो एटम में इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में रहते हैं, उनकी या तो आप एक टाइम के ऊपर पोजीशन को पता कर सकते हैं या फिर मोमेंटम को, दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं। इनमें से एक की अनसर्टेनिटी रहेगी। इसको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। तो पोजीशन लिख लो, उसको पोजीशन ऐसे लिख लो, आउट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, of a microscopic particle, of a microscopic particle, only one can be ascertained। केवल एक के बारे में सर्टेनिटी आपके पास हो सकती है कभी। आउट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ओनली वन कैन बी ascertained। केवल
out of position and momentum of a microscopic particle, only one can be uncertain. किसी एक चीज के बारे में आप सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं, दोनों चीजों के बारे में पता लगाना वो पॉसिबल नहीं है। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसको आपको। तो अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि चार्ज, हमने देखा दो तरह के चार्ज होते हैं, एक फंडामेंटल चार्ज हमारे पास प्रोटॉन होता है और दूसरा फंडामेंटल चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कहते हैं ना, आप कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव जैसी कोई चीज नहीं होती। हम पॉजिटिव उसको कहते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, पॉजिटिव जो सी है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वो जगह वेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर। चलिए ठीक है, एक पॉजिटिव पहले बताया था, एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, ये किस पे होगा, प्रोटॉन पे होगा, और एक नेगेटिव चार्ज होगा जो कि इलेक्ट्रॉन्स पे होगा। इन दोनों पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो सेम रहता है। ये ध्यान रखना, प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन पे केवल ये होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा, और इसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। इसमें पॉजिटिव होगा, इसमें नेगेटिव होगा। ठीक है, प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर रहेंगे न्यूक्लियस के बाद एटम में ये मूव करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में होगा और ये भी होगा, और इनकी पोजीशन को हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। जो ये कहता है, वैसे इसकी जो भी है हमारे पे, तो मैं आपको बता रहा हूँ, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एच क्रॉस अपॉन 2 होता है। ठीक है, ये हमारे को इससे कुछ लेना नहीं है। आप अगर याद रखना तो आप कितनी कर सकते हो। आपसे पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं है। आप उसको ये अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन और इसको अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम कह सकते हैं। इन दोनों का मल्टीपल जो है एच क्रॉस अपॉन 2 होता है। अब ध्यान रख लो, क्योंकि मैंने देखा कई बार बड़े उल्टे क्वेश्चन पूछे हैं। अगर डायरेक्ट अगर यही आया था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सा है प्रिंसिपल, तो अगर ये डायरेक्ट आया था तो आप इसको डायरेक्ट कर लेना, तब तो आपको पहचाना हुआ आ जाएगा। नहीं तो ऐसी बात नहीं है, कम चांसेस ऐसे पूछे, लेकिन पूछ सकते हैं। अब देखो, जो इसे हम कहते हैं चार्जिंग, आपको ध्यान रखना है कि चार्जिंग जो होती है दो तरह से होती है। एक चार्जिंग बाय कंडक्शन होती है। क्या होती है? बाय कंडक्शन। सब लोग ध्यान रखेंगे, कंडक्शन में एक्चुअल टचिंग होती है। ठीक है, दैट इज एक्चुअल टचिंग। कंडक्शन में आप एक कंडक्टर को दूसरे से टच करते हैं। जैसे मान लिया कि एक कंडक्टर हमारे पास ये कोई, इस पे 10 कूलम का चार्ज है, आपके पास एक दूसरा कंडक्टर है जो अनचार्ज है। ठीक है, तो एक्चुअल टचिंग में क्या, या तो आप इसके साथ टच कर दो, मतलब इनमें एक वायर लगा दो दोनों में, या वो कर दो। जब आप इसको आपस में वायर से जोड़ोगे तो क्या होगा, दोनों पे 5-5 कूलम का चार्ज रहेगा। दोनों पे क्या होगा, इस पे भी 5 कूलम चार्ज रहेगा, और ये तब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा। ये चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होता, मतलब दोनों पे सेम चार्ज नहीं आता। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि चार्ज हमेशा क्या रहता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करेगा। चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अगर आपकी कोई क्वेरी हो ना किसी की, तो मैं बीच में आपसे पूछूंगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हमेशा चार्ज जो है वो क्या करता है, दैट कीप ऑन फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो अगर 10 कूलम का चार्ज है, अगर आप ये चाह रहे हैं दूसरे कंडक्टर के साथ इस चार्ज को दूसरे कंडक्टर पे भी चार्ज आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको टच करना पड़ेगा, तब दोनों पे बराबर बराबर चार्ज आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, और चार्ज हमेशा क्या करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे होता है। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हाई पोटेंशियल कहते हैं, और नेगेटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं, लो पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑलवेज मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलती है हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, कभी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं जाएंगी, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। मूव्स इन है, ये भी लिख लो, मूव्स इन है स्ट्रेट लाइन। ये बात सबको क्लियर है? हाँ बताएं एक बार, कोई जवाब दे दो मेरे को। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना तो नहीं है ना?
चलो ठीक है। नो सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस का मैंने आपको बताया था कि हमेशा दे मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलेंगे हम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस के बारे में बताया। अच्छा, एक चार्जिंग होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या होती है? चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में एक्चुअल टचिंग नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। नो एक्चुअल टचिंग, ठीक है, देयर इज नो एक्चुअल टचिंग, कोई एक्चुअल टचिंग नहीं होती इसमें, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी हम किसी रॉड को जिसपे कोई चार्ज हो, मान लीजिए इसका अगर पॉजिटिव चार्ज है, इसको एक्चुअल टचिंग करेंगे, किसी दूसरे कंडक्टर के पास लेकर आएंगे, इस पे क्या होगा, टचिंग नहीं हुई है यहाँ पर, तो बाय इंडक्शन इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसमें, ठीक है। और अगर इस पे प्लस 10 कूलम है तो इस पे कितना आ जाएगा, माइनस 10 कूलम आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। एक्चुअल टचिंग नहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता, इंडक्शन के थ्रू कितना आ सकता, प्लस 10 कूलम चार्ज है, उस पर देखिए अपोजिट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा माइनस 10, सेम अमाउंट का। ये चार्जिंग बाय इंडक्शन होता है। आप एक चार्ज कंडक्टर के पास किसी दूसरे कंडक्टर को रख दें जिसपे कोई चार्ज नहीं है, तो उस पर चार्ज आ जाएगा अपोजिट कैरेक्टर का, ठीक है, और वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर। ये आपको और ध्यान रखना है, दिस इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय। अब एक बात और ध्यान रखना है, एक होता है स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट देखो, जब भी हम किसी कंडक्टर के ऊपर चार्ज देते हैं, आपको ध्यान रखना है, स्किन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब भी किसी कंडक्टर के ऊपर हम कोई भी चार्ज देते हैं, तो सारा का सारा चार्ज उसकी सरफेस के ऊपर आ जाता है, और इनसाइड द कंडक्टर तीन तरह के मतलब ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ध्यान रखना। कंडक्टर, गुड मतलब गुड कंडक्टर, इसको कंडक्टर कहते हैं, बैड कंडक्टर कहते हैं, और सेमी कंडक्टर, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं अभी बात कर रहा हूँ कंडक्टर की। तो जब भी किसी कंडक्टर किसको कहते हैं, जैसे आयरन हो गया, स्टील आयरन हो गया, आपका कॉपर है, ये सब जो है गुड कंडक्टर है, कंडक्टर ही कहते हैं। गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर मतलब कंडक्टर कहते हैं। तो कंडक्टर जो है, जब भी आप कोई चार्ज देंगे, सारा का सारा चार्ज उसकी सरफेस के ऊपर आ जाता है। ऑल चार्ज रिजाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जब भी आप कोई चार्ज देंगे, वो सारा का सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा, उस कंडक्टर की सरफेस। मान लिया ये मेटल की कोई गेंद है, कॉपर की गेंद है, या कोई कंडक्टर, आपने इसको कंडक्टर ही कहिए ना, आपने इसमें पॉजिटिव चार्ज दिया, तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, इट विल कम ऑन इट्स सरफेस। सरफेस पे होगा सारा का सारा चार्ज, ठीक है, सारा का सारा सब। लेकिन इनसाइड द कंडक्टर क्या होगा, इट विल बी जीरो। इनसाइड द कंडक्टर इट विल बी जीरो, ठीक है, ये इनसाइड है। तो चार्ज क्यू जो हम कह रहे हैं, वो क्यू इज, ये सिंबल है चार्ज का। तो चार्ज अंदर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और चार्ज ऑन द सरफेस जो है, ऑल चार्ज रिजाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर किसी भी जगह पर अगर हम देखें, तो चार्ज क्या होगा, इनसाइड द कंडक्टर चार्ज विल बी जीरो। ये बात सबको ध्यान रहेगी ना, कि सारा का सारा चार्ज जो है वो सरफेस के ऊपर होगा। इसको स्किन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। ये किसके लिए आ रहा है, कंडक्टर्स के लिए आता है। ये कंडीशन किसके लिए लागू होती है, कंडक्टर्स के लिए। लेकिन हम फिर कहें कि अगर नॉन कंडक्टर्स या जो नॉन कंडक्टर्स के केस में, या इंसुलेटर्स, नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर के केस में क्या होगा, तो बता सकता है क्या होगा इंसुलेटर्स के केस में, नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर, जल्दी से बताओ अगर पता तो। नॉन कंडक्टर्स के केस में इट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब जैसे आप चार्ज देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी बॉडी के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये चार्ज। चार्ज जो है सारा सारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। यहाँ पे अंदर उधर जीरो नहीं होगा, पूरा ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो नॉन कंडक्टर्स के केस में चार्ज गेट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। बताइए जी, किसी को कुछ डाउट हो तो। चार्ज अगर यहाँ पे देखते हैं तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, तो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, पूरी बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलो ठीक है, सबको समझ में आ गई बात। अब आते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज है, हम पढ़ते हैं कैपेसिटर्स के बारे में। कैपेसिटर्स क्या होते हैं, कैपेसिटर्स देखो, कैपेसिटर्स के बारे में आपसे बहुत ज्यादा चांसेस पूछ सकता है, क्योंकि हमारे घर में जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लगी हुई है, सब में कैपेसिटर का यूज होता है। आपके घर में पंखा है,
आप एक जो टीवी है या कोई भी चीज आप देख रहे हैं, आपके कंप्यूटर्स हैं, या मैं बहुत सारी चीजों के ऊपर कैपेसिटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो कैपेसिटर्स देख लेते हैं क्या होता है। कैपेसिटर कोई बताएगा आप में से कैपेसिटर क्या होता है, व्हाट इज कैपेसिटर? देखो कैपेसिटर जो होता है इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू पैरेलल मेटल प्लेट्स। ठीक है, दो पैरेलल मेटल प्लेट्स हैं, या फिर दूसरे भी हो सकते हैं, अलग अलग तरह के कैपेसिटर होते हैं, लेकिन नॉर्मली ये यूज किया जाता है। तो मेटल प्लेट्स, दो पैरेलल मेटल प्लेट्स, मतलब एक मेटल प्लेट आपने ये ले ली और एक इसके सामने ऐसे मेटल प्लेट और रख दी जाती है। इन दोनों को जब आमने सामने रखते हैं, एक पे आप, मैंने बताया था ना, एक पे आपने पॉजिटिव चार्ज दिया तो दूसरे पे बाय इंडक्शन क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, या फिर हम कुछ और अरेंजमेंट के थ्रू इसको भी करते हैं। इसका मेन काम क्या होता है कैपेसिटर का? इट्स मेन फंक्शन इज टू स्टोर। इसका फंक्शन देखो ये इंपॉर्टेंट है। ये कैपेसिटर क्या होता है इसके बारे में तो कम जानते हैं, वो आपसे पूछेगा, लेकिन इसका मेन फंक्शन क्या ये पूछेगा। इट स्टोर्स, मेनली क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इट स्टोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरी इसमें एक चीज आती है, स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज। इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बिल्कुल पूछा जा सकता है, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाली चीज है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज, दो चीजें। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक चार्ज ये स्टोर करेगा। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को अगर इंक्रीज करना होता तो इनमें से क्या करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए क्या होता है, एंड इंसुलेटर, इंसुलेटर को डाल दिया जाता है। इंसुलेटर इज इंडक्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्लेट के बीच में क्या करते हैं, हम एक इंसुलेटर को डाल देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कैपेसिटर है, इसकी प्लेट के बीच में एक इंसुलेटर को आप इंडक्ट कर देंगे, ये इंसुलेटर है। ठीक है, अगर इसको डाल देंगे आप तो जो इस कैपेसिटर की वो होती है ना, कैपेसिटेंस वो इंक्रीज हो जाती है। तो जितना बड़ा आप इंसुलेटर डालेंगे उतनी ज्यादा हो जाएगी। मतलब मान लिया कि अगर किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, ठीक है, Q इक्वल टू सी भी होती है, तो C इक्वल टू Q अपॉन V ये है। इन केस अगर आप इसके अंदर वो डाल देते हैं ना, कोई इंसुलेटर डाल देते हैं, तो C डैश जो है वो क्या होते हैं, K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। मतलब ये K टाइम्स इंक्रीज होने का मतलब यहाँ पर K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो जब आप इसको इंक्रीज करेंगे, जब किसी इंसुलेटर को डालेंगे तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ये तो आप याद रख सकते हो ना, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज हमारे को जरूरत पड़ती है। कैपेसिटर जितने भी आपके घर में इन्वर्टर लगे हो उनमें कैपेसिटर ही होता है, बेसिकली यही इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता, होल्ड करता। अच्छा, फिर जो पंखा होता है ना, पंखे के अंदर हमारा कैपेसिटेंस का, आपका कैपेसिटर जब फूक जाता क्या पंखे का, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, आपके मतलब कैपेसिटर्स का बहुत ज्यादा यूज है। अब आगे भी मैं और चीज बता रहा हूँ। हम लोग रिमोट कंट्रोल यूज करते हैं ना, रिमोट के अंदर वेरिएबल कैपेसिटर्स लगे रहते हैं। रिमोट कंट्रोल के अंदर आप टीवी को या किसी भी चीज को जो भी रिमोट कंट्रोल के थ्रू कर रहे हैं, वहां पर भी कैपेसिटर्स का यूज होता है। तो क्या होता है, रिमोट कंट्रोल के अंदर एक सर्किट होता है जिसको कहते हैं हम टैंक सर्किट। क्या बोलते हैं, टैंक सर्किट। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इस टैंक सर्किट के अंदर दो इंडक्टर्स होते हैं ऐसे, और एक, ठीक है, टैंक सर्किट के अंदर एक कैपेसिटर होगा और दो इंडक्टर होते हैं। आप इसको ध्यान रखिए ना, टैंक सर्किट यूज किया जाता है हमारे को। चलो इसका ये तो आपसे नहीं भी पूछेगी क्या होता है इसमें, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है कि फ्रीक्वेंसी मैचिंग के लिए, फ्रीक्वेंसी मैचिंग के लिए और फ्रीक्वेंसी मैचिंग क्या यूज करते हैं, टैंक सर्किट इज यूज, टैंक सर्किट इज यूज। टैंक सर्किट में क्या होता है, टैंक सर्किट कंटेन्स, आपको देखना है कि टैंक सर्किट कंटेन्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ, टैंक सर्किट कंटेन्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स एंड ए वेरिएबल कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है,
तो जब भी आप अपने टीवी में चैनल चेंज करते हो ना, देखो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे हमारे पास ये टीवी है, टीवी में आपके अलग अलग चैनल है, यहाँ पे जी टीवी भी आ रहा है, यहाँ पे CNN भी आ रहा है, और हर चैनल, बहुत सारे चैनल, सैकड़ों हजारों चैनल होंगे आपको, हर चैनल यहाँ पे जो है आपके केबल के अंदर यहाँ पे रहता है, लेकिन यहाँ पे एक सर्किट लगा रहता है बेसिकली, ठीक है। तो आप जैसे जी टीवी देखना चाह रहे हैं, तो आप उसमें चैनल चेंज करते हैं, तो क्या होता है कि ये जो टैंक सर्किट है, इसमें कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर लगा रहता है, ये फ्रीक्वेंसी को मैच करवाता है बेसिकली। इससे आप जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे होती है, जब आप चैनल को चेंज करते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी चेंज करता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी जिस चैनल की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है, क्योंकि ये जितने भी आपके टेलीविजन वो है ना ब्रॉडकास्ट, हर एक की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, हर एक दूसरा अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपने उसको ब्रॉडकास्ट। तो पावर के बारे में हमने देख लिया, इलेक्ट्रिक पावर इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसकी यूनिट होती है वॉट, इस यूनिट इज वॉट। और दूसरा हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर का देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर का मेन काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट आता है ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये भी इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेसिकली ये भी क्या करता है, इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, ठीक है। ट्रांसफार्मर भी क्या करता है, इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द वोल्टेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ट्रांसफार्मर ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है, इसके वोल्टेज को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा होगा उत्तराखंड के पीसीएस मेंस में आया था, पूरा 16 नंबर का क्वेश्चन था ट्रांसफार्मर में, 16 मार्क्स का क्वेश्चन था, मेंस में था, कुछ भी हो सकता होगा। ट्रांसफार्मर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, आगे थोड़ा सा देखा पड़ेगा, और ये क्या करता है, वोल्टेज को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। बेसिकली दो तरह के, ये भी हमारे घरों में डिवाइस के रूप में यूज होता है, हर चीज में जो भी डिवाइस है सब में ट्रांसफार्मर लगा होगा आपके। अब तो आजकल इंटरनली बिल्डअप होते हैं, तो इससे बाहर से नहीं लगते, पहले अलग से ट्रांसफार्मर लेना होता था। आपके फ्रिज के अंदर वहां पे भी ट्रांसफार्मर होगा, क्योंकि अब इनबिल्ट होते हैं तो बाहर से लगाना पड़ता है, लेकिन आप पुराने फ्रिज देखिए तो उसको आपको बाहर से ट्रांसफार्मर लेना पड़ता है, ठीक है। हर डिवाइस के अंदर ट्रांसफार्मर भी लगे रहते हैं, क्योंकि वोल्टेज फ्लक्चुएट करती है ना। तो ये दो तरह के होते हैं, स्टेप अप और दूसरा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के एग्जांपल मैंने बताया, जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जाता है, जब करंट को भेजा जाता है पावर हाउस से आपके शहर तक, आपके शहर के बाहर में पावर स्टेशन होता है, आपने देखा होगा, जहाँ पर लिखा रहता है, जैसे आप क्लाइमेट टाउन की साइड चलेंगे तो एक बहुत बड़ा पावर स्टेशन है, यहाँ पर 20,000 वोल्ट, 50,000 वोल्ट, 2 लाख 20 लाख वोल्ट तक की इलेक्ट्रिसिटी होती है वहाँ पे, वहाँ पे वो दूर से खींच लेती है। बेसिकली जो पावर आपके पावर स्टेशन, पावर हाउस से लेकर के, मतलब जहाँ पे वो जनरेट हुई है, वहां से लेकर के आपके शहर के पावर स्टेशन तक पहुंचे, वहां पर उसको स्टेप डाउन किया जाता है। स्टेप डाउन कहाँ से किया जाता है, स्टेप डाउन करके उसे 440 वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है, और वो 440 वोल्ट की सप्लाई जो होती है फिर आपके मोहल्ले तक आते हैं। फिर आप देखेंगे आपकी कॉलोनी में या आपकी लोकेलिटी के अंदर भी एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है, वो ट्रांसफार्मर जो था फिर इसको फर्दर स्टेप डाउन जो था, ये लोकल लोकेलिटी कह सकते हैं हम, लोकेलिटी ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर होता है, इसको फर्दर स्टेप डाउन करता है और इसको 220 वोल्ट की कन्वर्ट करता है। तो फिर जो आपके घर पर आती है वो 220 वोल्ट होती है। जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती है वो सबके सब 220 वोल्ट पे ही ऑपरेट करते हैं, ठीक है। हमारे घर में जो लगा रहता है वो स्टेप अप होता है, तो कई बार वोल्टेज डाउन होती है तो उसको स्टेप अप करने के लिए बेसिकली यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर को यूज किया जाता है, ठीक है। स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप का मतलब समझ गए, स्टेप अप क्या करता है, इट कन्वर्ट्स लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, लेकिन कौन सी वोल्टेज, हमेशा ऑल्टरनेटिंग करंट की, डीसी करंट को लिए कुछ नहीं करेंगे, दोनों डीसी करंट पे काम नहीं कर रहे हैं, तो इट कन्वर्ट्स स्टेप अप लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। डीसी नहीं, एसी के लिए ट्रांसफार्मर जो था वो एसी करंट के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, इसमें दो तरह की कॉइल रहती है, दो इसके वो रहते हैं, इसमें एक प्राइमरी कॉइल होती है और दूसरी सेकेंडरी कॉइल होती है, ठीक है। ये कहती है प्राइमरी कॉइल
इसको कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। जब आपने स्टेप अप करना होता है तो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स यूज आपको दिखे ना, ये नंबर ऑफ टर्न्स यूज है, दे आर मोर इन नंबर। स्टेप अप करने के लिए सेकेंडरी कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं दे आर मोर, नंबर ऑफ टर्न्स और कॉइल्स आर मोर देन प्राइमरी। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल के, नंबर ऑफ टर्न्स और कॉइल्स इन सेकेंडरी कॉइल, इन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, इसको सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। ये है सेकेंडरी कॉइल और ये क्या है हमारी, दिस इज प्राइमरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स है ज्यादा होंगे। और स्टेप डाउन के अंदर क्या होता है आप बताएं, सेकेंडरी कॉइल में आप समझिए, स्टेप डाउन के अंदर क्या होगा, तो सिंपल है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज लेस देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज लेस देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। अब आगे नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का क्या फंक्शन होता है, इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे वैक्यूम क्लीनर है एग्जांपल, वहां पे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। पंखा है, पंखे में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। एग्जांपल वॉशिंग मशीन हो गया इलेक्ट्रिक मोटर का, इलेक्ट्रिक फैंस हो गए, मिक्सर, ग्राइंडर, वाटर पंप, ये सब मतलब ऐसे बहुत सारी डिवाइसेस हो जाएंगी। ठीक है, तो जो हमारी ये इलेक्ट्रिकल मोटर्स होती है ना, इनको दे कैन बी पावर्ड ईदर बाय डीसी सोर्स, आप इसको किसी डीसी सोर्स से भी कर सकते हैं। डीसी सोर्स के एग्जांपल जैसे बैटरीज, मोटर व्हीकल्स या रेक्टिफायर्स हो गए, और इसको एसी सोर्स से भी कह सकते हैं, जैसे पावर ग्रिड से, इन्वर्टर या इलेक्ट्रिकल जनरेटर, इनमें से किसी से भी हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर को पावर कर सकते हैं, चला सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है डायनामो। ठीक है, तो ये डायनामो क्या करता है, बेसिकली डायनामो इज एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। क्या है ये, दिस इज एन इलेक्ट्रिक जनरेटर दैट क्रिएट्स डायरेक्ट करंट यूजिंग ए कम्यूटेटर। ये भी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता कन्वर्ट। इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है डायनामो। ठीक है, ये क्वेश्चन एक मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बहुत बार पूछा हुआ है स्टेट सिविल सर्विसेज में, बहुत बार 2016 में, 2005 में, 1994, 93, 94 लगातार ये पूछते रहे, मतलब 2009 में आ रखा है, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन। और मैंने अभी आपको बताया कि डायनामो इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही आपने बताया, डायनामो इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स, ऑप्शन दे रहा हूं आपको, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन सी मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। सो इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू, डायनामो इज ए मशीन व्हिच इज यूज्ड फॉर, इसके लिए यूज किया जाता है इनमें से, ए कन्वर्जन ऑफ हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, conversion of electrical energy to mechanical energy, conversion of mechanical energy to electrical energy। मतलब ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा हुआ, आराम से कर लेंगे। अब टर्बाइन्स एंड डायनामोस आर यूज्ड टू कन्वर्ट व्हिच एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किस एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, केमिकल, सोलर, मैकेनिकल या मैग्नेटिक। ऑब्वियसली अभी तो आप पढ़ रहे हैं ना, डायनामो का काम ही क्या, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में करना, फिर कहीं से भी कहीं पर भी यूज होगा। टर्बाइन्स या डायनामोस दोनों ही इसी पर्पस के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये सब तुमसे किस प्रिंसिपल में बेस्ड है, दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर हो, डायनामो, ये सब किसमें, मैंने भी आपको बताया था, दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इसको भूलना मत, दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, तो बताएगा आपने, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो पक्का पूछा जा सकता है इसमें क्वेश्चन, और बहुत फ्रीक्वेंटली पूछता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, क्योंकि सारी आपकी घर की इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती है या डे टू डे रोजमर्रा के अंदर यूज होने वाली है, वो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बताएं कोई आपसे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको समझना ही पड़ेगा, इसको बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सारी डिवाइसेस, मतलब ऑलमोस्ट सभी डिवाइसेस हमने अभी तक देखो जब पढ़ने लगे तो 9 से 10 ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि होता क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि जब भी कोई भी फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है,
जब भी कोई मैग्नेटिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस एरिया से पास होते हुए चेंज होता एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाते हैं। इस फिनोमेना को ये जो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। जब भी फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस एरिया चेंजेस एंड इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाती है अपने आप से। जब भी किसी क्लोज सरफेस एरिया है, मान लिया कि एक केबल है, इस केबल में से जो पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा होगा ना, ये चेंज होता रहता लगातार। जब तक ये चेंज होता रहेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू एक करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। करंट प्रोड्यूस होती है हमेशा, यहाँ पे एक करंट प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये फ्लक्स जा रहा है और ये फ्लक्स जब तक चेंज होगा, ध्यान रखना अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, मान लीजिए यहाँ पर आपने देखा 10:01 के ऊपर यहाँ से 20 लाइन्स पास हो रही है, ठीक है। अब ये चेंज होनी चाहिए नंबर, यहाँ से निकलेंगे भी, लेकिन आप देखते हैं कि 1 सेकंड के बाद में मतलब 1 सेकंड के बाद 10:02 में 10:02 पे जो नंबर ऑफ लाइन्स है यहाँ से 20 की जगह क्या होगी, ये 25 होगी। इंक्रीज हो गया ना फ्लक्स, ये चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, इनमें से कोई भी एक काम होना चाहिए। जब भी ऐसा होगा, अगर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो अपने आप एक करंट प्रोड्यूस हो जाती है, इसको कहते हैं इंड्यूस करंट, ठीक है। एक करंट प्रोड्यूस हो जाती है, इसको कहते हैं इंड्यूस करंट, ये अपने आप प्रोड्यूस होती है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इसको सबसे पहले पता लगाया था फैराडे ने, ठीक है। दिस इज नोन बाय फैराडेज लॉ, ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये नाम इस बंदे का ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैराडे लॉ किसके साथ इंट्रोड्यूस है। ये पूछेगा आपसे कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग एसोसिएशन, व्हिच फिनोमेना इज एसोसिएटेड, या हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हु इन्वेंटेड दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये था फैराडे, इसको कहते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि whenever the flux passing through any closed surface area changes and induced EMF is produced। तो लिखो आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू फैराडे, जो इसका इन्वेंटर है, whenever the magnetic flux passing through closed surface area changes and induced EMF or current, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। This is called, this phenomena is called as electromagnetic changes and induced EMI, induced EMF and EMF is induced and induced EMF or current is produced। एक induced EMF या करंट को, इसको this phenomena is called as EMI, इसको EMI कहते हैं। तो अब ये हमारी समझ में आ गया कि हर चीज के अंदर जो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही यूज हो रहा है। हर उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस ही यूज हो रहा है। अब ये जो EMF प्रोड्यूस होता है, इसमें एक और लॉ है जिसको लेंजेस लॉ कहते हैं, इसको भी ध्यान रख लेना, लेंजेस लॉ। अब वो कहता है कि जो ये EMF प्रोड्यूस हो रही है ना, बैक EMF, इसको बैक EMF कहते हैं। ये जो EMF प्रोड्यूस हो रही है, इसकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है। अब ये कहता है EMF उस कारण का विरोध करते हैं, एंड EMF और करंट ऑलवेज opposes the cause which produces it, always opposes the cause that produces it। ये उस कारण का ही विरोध करती है जिसकी वजह से खुद प्रोड्यूस होती है। And EMF induced always opposes the cause that produces it, उस कारण का विरोध करेगी जो जिस कारण से पैदा होगी। ये लेंज का लॉ है। इसीलिए हमने देखा फ्लक्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, फ्लक्स का चेंज होता है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, फ्लक्स का चेंज हो रहा है यहाँ पर, यहाँ चेंज हो रहा है, लेकिन करंट कहाँ जा रही है, करंट किस डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट में। तो ये जो करंट है नियम है, देखो उस करंट का विरोध करेगी जिस कारण से वो खुद पैदा होगी। ये लेंज लॉ है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना। जो पुराने जमाने में मतलब लाइटिंग बल्ब होते थे ना, जो बल्ब होते थे, इसमें जो पिरामिड होता था किसका बना होता था, पिरामिड किसका बना होता था, उनका टंगस्टन का बना होता था, टंगस्टन। अच्छा, जो हमारे कैलकुलेटर्स होते हैं इसमें कौन सी, ये कहाँ पर जो निकल कैडमियम बैटरी है ना, निकल कैडमियम बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी इज यूज्ड इन, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कैलकुलेटर में यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में, ट्रांजिस्टर्स में, इन सब में यूज की जाती है। ट्रांजिस्टर्स निकल कैडमियम बैटरी का यूज किया जाता है।